नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास को लेकर आज हमारा पहला चैप्टर राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के संदर्भ में रहेगा। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं या भारत में कहीं पर भी जो सभ्यताएं हैं उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। उन 3 भागों की बात करें तो सर्वप्रथम जो सभ्यताएं राजस्थान में विकसित हुई थी वह ताम्रयुगीन सभ्यताएं थी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं के बाद में जो सभ्यताएं वह कांस्ययुगीन सभ्यता और इसी क्रम में आगे चलकर लोहयुगीन सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, लोहयुगीन सभ्यता में राजस्थान की सभ्यताओं को विभाजित किया गया है। ठीक है, तो 3 प्रकार की सभ्यताओं में राजस्थान की सभ्यताओं को बांटा गया है। ताम्रयुगीन सभ्यता, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहें तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं में आप गणेश्वर और आहड़ सभ्यता का नाम ध्यान में रख सकते हो। कांस्ययुगीन सभ्यताओं में राजस्थान की सबसे फेमस सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता और लोहयुगीन सभ्यताओं में जयपुर विराटनगर में खोजी गई सभ्यता बैराट सभ्यता। तो इन्हीं सभ्यताओं के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो अपन पहले लेते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यताओं में राजस्थान की प्रसिद्ध सभ्यता है जिसका नाम है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान की प्राचीन कांस्ययुगीन सभ्यताओं में से एक है। कालीबंगा सभ्यता प्रमुख भाग है सिंधु सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसी सिंधु सभ्यता के बहुत सारे नगर भारत में और पाकिस्तान में खोजे गए। उन्हीं में से एक नगर है जिसका नाम है कालीबंगा सभ्यता, जो राजस्थान में स्थित है। तो कालीबंगा सभ्यता सिंधु सभ्यता का एक पार्ट है जिसकी स्थिति राजस्थान में है। तो इसी को लेकर हम बात करते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी की चूड़ियां। यहां मिट्टी की चूड़ी से तात्पर्य है काली मिट्टी की चूड़ियां। उत्खनन में खुदाई के समय पहली बार जो चीज हमें मिली वो थी काली मिट्टी की चूड़ियां और उसी के आधार पर पुरातत्व ज्ञाताओं ने इस सभ्यता का नाम कालीबंगा सभ्यता रख दिया। तो कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ हुआ काली मिट्टी की चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता की खोज या आप कह सकते हो प्रारंभिक उत्खननकर्ता। कालीबंगा सभ्यता की खोज का श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है उसका नाम है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने पहली बार कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी और ये समय था 1952-53। तो 1952-53 के समय अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी। तो यही वह व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार हमें कालीबंगा सभ्यता की जानकारी दी। लेकिन कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन का श्रेय अमलानंद घोष को न जाकर के उत्खननकर्ता जो हैं उनका नाम है बीबी लाल और बीके थापर। 2 व्यक्ति हैं, बीबी लाल और बीके थापर। इन दोनों ने कालीबंगा सभ्यता का बड़े स्तर पर उत्खनन किया और उत्खनन का समय था 1959 से लेकर के 1969। इसी समय कालीबंगा सभ्यता का विस्तृत उत्खनन किया गया। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ियां। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की और उत्खननकर्ता बीबी लाल और बीके थापर 1959 टू 1969। तो सभ्यता काफी विस्तृत थी, बड़ी थी, इसलिए समय ज्यादा लगा। कालीबंगा सभ्यता की स्थिति को लेकर के बात करें तो इसकी स्थिति जिस समय इसकी खुदाई हुई उस समय इसकी स्थिति गंगानगर, राजस्थान का गंगानगर जिला था। लेकिन गंगानगर के विभाजन के बाद में एक नवीन जिला बना जिसका नाम था हनुमानगढ़। तो वर्तमान यह सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा
कालीबंगा सभ्यता के उपनाम। उपनाम में पहला नाम है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, जिस धातु की वजह से इसका नाम था काशी युगीन सभ्यता। काशी युगीन सभ्यता, काशी एक धातु है जो तांबे और टिन को मिलाने से बनती है। मानव ने सर्वप्रथम जिस धातु की खोज की थी वह धातु थी तांबा। तो तांबे और टिन को मिलाकर जिस धातु का निर्माण हुआ उसका नाम था कांस्य। तो इस समय के लोग कांस्य का प्रयोग करना सीख गए थे, इसीलिए इसे काशी युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता जानी गई थी अपने विशिष्ट नगर नियोजन के लिए, तो कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एक पार्ट होने की वजह से इसे हम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। तो काशी युगीन सभ्यता नाम है, नगरीय सभ्यता नाम है, और इसका तीसरा और महत्वपूर्ण नाम है मात्र सत्तात्मक सभ्यता। तो माता की सत्ता और माता का वंश होने की वजह से इस सभ्यता को मात्र सत्तात्मक सभ्यता नाम भी दिया गया है। मात्र सत्तात्मक सभ्यता कहने का कारण है, खुदाई के समय सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थलों से हमें मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई, इसीलिए इस सभ्यता का एक नाम मात्र सत्तात्मक सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता को त्रिस्तरीय सभ्यता कहा गया है। त्रिस्तरीय कहने का तात्पर्य यह है कि यह सभ्यता सिंधु सभ्यता से पहले ही अपने अस्तित्व में आ चुकी थी। तो पहला स्तर इसका है प्राक हड़प्पा, दूसरा स्तर इसका है हड़प्पा समकालीन, और तीसरा स्तर इसका है उत्तर हड़प्पा। तो प्राक हड़प्पा, हड़प्पा समकालीन, उत्तर हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से पहले यानी सिंधु सभ्यता से पहले, सिंधु सभ्यता के बाद, सिंधु सभ्यता के साथ और सिंधु सभ्यता के बाद। तो 3 स्तर होने की वजह से कालीबंगा सभ्यता को त्रिस्तरीय नाम दिया गया है। समय की बात करें, सभ्यता का समय क्या था? सिंधु सभ्यता का समय 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। 2300 से लेकर के 1750 सिंधु सभ्यता का निर्धारित समय है, और यह समय वैज्ञानिक पद्धति से तय किया गया है। वैज्ञानिक पद्धति है जिसका नाम है कार्बन 14। ठीक है, कार्बन 14। तो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर इस सभ्यता का जो समय तय किया गया है वो है 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। यह संपूर्ण सिंधु सभ्यता के साथ साथ कालीबंगा सभ्यता का भी यही समय है। बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं कि कालीबंगा सभ्यता में क्या विशेष है। ठीक है, जिनको लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, अपन जो सभ्यता राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की बात कर रहे हैं, यह सभ्यता वाला चैप्टर आपके रीट, राजस्थान पुलिस और पटवार तीनों एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी इसका अध्ययन कीजिए प्रारंभ से। विशेषताओं को लेकर सर्वाधिक प्रश्न रहेंगे। पीछे भी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न जो अब पूछे गए हैं वो विशेषताओं से या उत्खननकर्ता से पूछे गए हैं। विशेषताओं की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता के जो भवन थे, यह भवन कच्ची ईंटों से निर्मित हुए। कालीबंगा सभ्यता के भवन कच्ची ईंटों से निर्मित हुए, किंतु बाद में भवन का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया। यानी कि अधिकांश भवन कच्ची ईंटों से निर्मित है, पतन के दौरान भवन को पक्की ईंटों से निर्मित भी किया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कालीबंगा सभ्यता के अधिकांश भवन का निर्माण जिन ईंटों से हुआ था वे कच्ची ईंटें थी। कालीबंगा सभ्यता की नालियां, यह सभ्यता संपूर्ण सिंधु सभ्यता जानी गई थी अपनी नगर नियोजन और विशिष्ट जल निकास प्रणाली के लिए। जल निकास प्रणाली, तो कालीबंगा सभ्यता में भी नालियों का निर्माण हुआ, किंतु यहाँ नालियों का निर्माण लकड़ियों से हुआ था। ठीक है, लकड़ी, बांस की लकड़ी की बात है यहाँ पे। बांस की लकड़ी के बीच में जो गैप होता है उनको वहाँ से पानी की निकासी के लिए उन लकड़ियों का प्रयोग किया गया था। इनकी कमी यह थी कि जब
वर्षा का जल ज़्यादा होता था या ज़्यादा वर्षा होती थी तो ये लकड़ियाँ उस वर्षा के जल के साथ में बह जाया करती थी। सर्वप्रथम हमें विश्व में जिस सभ्यता से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए वह कालीबंगा सभ्यता थी। तो कालीबंगा सभ्यता से भारत में ही नहीं विश्व में प्रथम बार भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो जिसका कारण बताया गया है यहाँ मकानों में पाई गई दरार। तो मकानों की दरार को देखकर के पुरातत्व ज्ञाताओं ने अंदाजा लगाया है कि भूकंप की वजह से इन दरारें का निर्माण हुआ होगा। तो कालीबंगा सभ्यता से हमें भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। संपूर्ण सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा सभ्यता ही है जहां से हमें अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श मिले हैं। तो यहाँ के जो मकानों के फर्श बने हुए थे वह अलंकृत ईंटों से बनाए गए थे। कालीबंगा सभ्यता से प्रथम बार हमें शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हुए। शल्य चिकित्सा, यहाँ शल्य चिकित्सा का अर्थ है कि हमें कालीबंगा सभ्यता की खुदाई में ये सारी विशेषताएं हमें खुदाई से ही प्राप्त हुई है। तो कालीबंगा सभ्यता की खुदाई में हमें मानव की एक ऐसी खोपड़ी मिली है जिसकी खोपड़ी पर टांकों के निशान पाए गए हैं। यानी कि किसी डॉक्टर ने या चिकित्सक ने खोपड़ी पर टांकों के निशान पाए गए हैं तो वो निशान एज इट इज दिखाई दे रहे हैं। तो उस आधार पर ही तय किया गया है कि पहली बार शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता से मिश्रित कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मिश्रित कृषि, यहाँ मिश्रित कृषि से तात्पर्य है पशु पालन के साथ साथ कृषि करना। तो जहाँ पशुपालन और कृषि साथ साथ की जाती है उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। कालीबंगा सभ्यता से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य जिस सभ्यता से प्राप्त हुए वह सभ्यता का नाम है कालीबंगा सभ्यता। तो मैं एक बार वापस से रिवाइज कर रहा हूँ आपके लिए कि उत्खनन में हमें यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें या इसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो भवन निर्माण कच्ची ईंटों से, लेकिन बाद में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। नालियाँ लकड़ियों की बनाई गई थी। यहाँ से हमें प्रथम बार भूकंप के साक्ष्य जो कि मकान में दरारों के आधार पर यह निर्णय लिया गया। अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श, प्रथम बार शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, मिश्रित कृषि, पशुपालन और कृषि जब संयुक्त रूप से की जाते हैं तो उसे कहते हैं मिश्रित कृषि। फिर बात होती है जुते हुए खेत के साक्ष्य। इसी कालीबंगा सभ्यता से हमें मेसोपोटामिया सिंधु सभ्यता की समकालीन एक सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया सभ्यता से था। दोनों में वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। तो मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो सीधा सा प्रश्न बन सकता है कि कौन सी सभ्यता की बेलनाकार की मोहरें हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की बेलनाकार मोहरें हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई। मोहरें सिंधु सभ्यता में 3 प्रकार की हुआ करती थी। एक होती थी वर्गाकार जो कि उत्खनन में सर्वाधिक मिली है। एक होती थी वर्ताकार और एक होती थी एक होती थी वर्गाकार, एक होती थी आयताकार। वर्गाकार, आयताकार और बेलनाकार 3 प्रकार की मोहरें थी। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में अगर प्रश्न है तो मेसोपोटामिया की कौन सी मोहर कालीबंगा सभ्यता से मिली, तो उस मोहर का नाम है बेलनाकार मोहरें। तो बेलनाकार मोहर कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त हुई। नेक्स्ट बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता नगर नियोजन।
नगर नियोजन को लेकर के अगर बात की जाए तो कालीबंगा सभ्यता का नगर नियोजन, कालीबंगा सभ्यता में नगर को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में विभाजित किया गया। एक टीले का नाम था पश्चिमी टीला और एक टीले का नाम था पूर्वी टीला। यह है पश्चिमी टीला और यह है पूर्वी टीला। कालीबंगा सभ्यता के नगर को दो भागों में विभाजित किया था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला अधिक ऊंचाई पर स्थित था, इसीलिए इसे ऊपरी टीला कहा गया। पूर्वी टीला नीचे स्थित था या निचले तल पर स्थित था, इसलिए इसे निचला टीला भी कहा गया। तो पश्चिमी और पूर्वी देखने से ही ज्ञात हो रहा है कि पश्चिमी ऊपरी टीला है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण वर्ग रहता होगा, और पूर्वी टीला नीचे स्थित है, तो यहाँ पर कम महत्वपूर्ण लोग रहते होंगे। तो पश्चिमी टीले की खास विशेषता यह थी कि यह टीला दुर्गीकृत था, मतलब यहाँ पर जो भवन बने थे उन भवन को घेरे हुए एक प्रदक्षिणा पथ था, चारों ओर से एक दीवार बनाई गई थी। पूर्वी टीला अदुर्गीकृत था, मतलब यहाँ कोई चारों ओर दीवार नहीं बनाई गई थी। तो नगर नियोजन मुख्यतः नगर को दो भागों में बांटा गया, एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला ऊपरी टीला और पूर्वी टीला निचला टीला। पश्चिमी टीले की खास बात यह थी कि यह टीला दुर्गीकृत था और पूर्वी टीला अदुर्गीकृत था। तो पश्चिमी टीले में महत्वपूर्ण लोग निवास करते होंगे। महत्वपूर्ण लोगों से यहाँ तात्पर्य हमारा है पुरोहित वर्ग, प्रशासक वर्ग, जो प्रशासन चलाते हैं उनकी बात हो सकती है, और पुरोहित वर्ग, ये पश्चिमी टीले में निवास करते हैं। पूर्वी टीले में अगर अपन बात करें तो शिल्पी, व्यापारी, मजदूर, कम महत्वपूर्ण लोगों का निवास स्थान यहां पर था। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता को लेकर के बात करते हैं इनका अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि क्रिया। अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि क्रिया, तो यहां से हमें तीन प्रकार का अंतिम संस्कार के साक्ष्य मिलते हैं। तीन प्रकार के अंतिम संस्कारों में हमने पहला अंतिम संस्कार की प्रक्रिया थी, उसे कहा गया है कलश शवाधान। दूसरे अंतिम संस्कार को कहा गया है पूर्ण शवाधान, और नेक्स्ट है आपका आंशिक शवाधान। अब थोड़ा सा इनके बारे में एक एक लाइन हम सुनते हैं। कलश शवाधान, यहाँ कलश शवाधान से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के मर जाने के बाद, यानी जब वो अपना देह त्याग देता है, व्यक्ति के मर जाने के बाद में उसका दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार जो वर्तमान हमारे हिंदू समाज में प्रचलित है। तो व्यक्ति के मर जाने के बाद में उसका दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार के बाद में उसकी बची हुई अस्थियों को एक कलश में रख करके जमीन में दबा दिया जाता है, उसे ही कहते हैं कलश शवाधान। पूर्ण शवाधान से तात्पर्य है कि पूरे व्यक्ति को जमीन में दफना दिया जाता है, उसे कहते हैं पूर्ण शवाधान। पूर्ण यानी पूरा और शवाधान यानी सावधान की प्रक्रिया, तो पूरा जमीन में दबा दिया जाता है। यह प्रक्रिया वर्तमान हमारे मुस्लिम समाज में प्रचलित है। हिंदू समाज आ गया, मुस्लिम समाज, कलश शवाधान, पूर्ण शवाधान। नेक्स्ट है आंशिक शवाधान। यह आंशिक शवाधान से तात्पर्य है व्यक्ति के मर जाने के बाद में उसके शरीर को जंगल में छोड़ दिया जाता है। जंगल में पशु पक्षी उसे खा लेते हैं। खाने के बाद उसकी बची हुई अस्थियों को लाकर के जमीन में दबा दिया जाता है, इसे कहते हैं आंशिक शवाधान। यह वर्तमान पारसी समुदाय में प्रचलित है या पारसी समाज में प्रचलित है। तो तीन प्रकार की शवाधान की प्रक्रिया थी, कलश शवाधान, पूर्ण शवाधान और आंशिक शवाधान। नेक्स्ट, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है दशरथ शर्मा।
दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को संपूर्ण सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को संपूर्ण सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। अगर कालीबंगा सभ्यता तीसरी राजधानी है तो पहली राजधानी हड़प्पा और दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो है। तो किस व्यक्ति ने या किस इतिहासकार ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? तो उस व्यक्ति का नाम है दशरथ कुमार शर्मा। इसके बारे में अपन कालीबंगा सभ्यता की कुछ एक विशेषताएं और देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता के लोगों को घोड़ी की जानकारी नहीं थी, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को घोड़े की जानकारी थी। इसी के साथ कालीबंगा सभ्यता को गाय की जानकारी भी नहीं थी। तो घोड़े गाय दोनों की ही जानकारी कालीबंगा सभ्यता को नहीं थी। संपूर्ण सिंधु सभ्यता गाय से अपरिचित थी, किंतु घोड़े से कुछ एक स्थलों से हमको घोड़े के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हमें कालीबंगा सभ्यता से नहीं मिली। तो गाय और घोड़े दोनों से ही अपरिचित थे कालीबंगा सभ्यता के लोग। नेक्स्ट विशेषता और देखें, कालीबंगा सभ्यता से हमें जला हुआ चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो कालीबंगा सभ्यता से हमें जले हुए चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तथा कालीबंगा सभ्यता से हमें तांबे का वृषभ मिला है। तो तांबे की आकृति का बना हुआ वृषभ हमें किस सभ्यता से प्राप्त हुआ? उस सभ्यता का नाम है कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट एक विशेष बात और करें हम, कालीबंगा सभ्यता से खुदाई के समय हमें 7 अग्नि कुंड मिले हैं। 7 अग्नि वेदिकाएं या 7 अग्नि कुंड कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमें राख के साथ पशु अस्थियां भी प्राप्त हुई है। राख के साथ साथ हमें पशु अस्थियां भी प्राप्त हुई है, जिससे यह अंदाजा लगाया गया है कि इस सभ्यता के लोग पशु बलि में विश्वास रखते थे। इस सभ्यता के लोग पशु बलि में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट और अंतिम बात है कालीबंगा सभ्यता का पतन। संपूर्ण सिंधु सभ्यता का पतन। तो सभ्यता बनी, सभ्यता समाप्त हुई, यह निश्चित था, तय था। जिस प्रकार सिंधु सभ्यता का पतन हुआ या सिंधु सभ्यता समाप्त हुई, उसी प्रकार कालीबंगा सभ्यता का भी पतन हुआ। तो कालीबंगा सभ्यता के पतन के लिए हमारे पास कोई विशेष एक मत नहीं है। जो भी जानकारी हमें प्राप्त हुई है वह जानकारी हमें पुरातात्विक आधार पर ही हुई है। तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं इस सभ्यता के पतन को लेकर के। कुछ इतिहासकार ने दावा किया है कि नदी में बाढ़ की वजह से इस सभ्यता का क्या हो गया? पतन। कि नदी में बाढ़ आई, क्योंकि सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसेगी, और नदियों के किनारे बसेगी। नदियों में जब बरसात ज़्यादा होगी, पानी का वेग ज़्यादा होगा, तो मैदानी क्षेत्रों पे पानी आ जाएगा, लोग इससे प्रभावित होंगे। तो नदियों में बाढ़ की वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। कुछ इतिहासकारों ने कहा है नदी मार्ग परिवर्तन, और कुछ इतिहासकारों ने कहा है जलवायु परिवर्तन। तो बाढ़, नदी मार्ग परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन की वजह से कालीबंगा सभ्यता का पतन हुआ। लोग यहाँ से अन्यत्र स्थानों पर चले गए। लेकिन कालीबंगा सभ्यता को लेकर के अगर बात की जाए तो नदी मार्ग परिवर्तन उचित मत लगता है। ठीक है, नदी मार्ग परिवर्तन। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे मिली है। ठीक है, और घग्गर नदी से काफी दूर है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में एक नदी बहती थी जिसका नाम था सरस्वती। वर्तमान में सरस्वती नदी का अस्तित्व नहीं है। तो सरस्वती नदी के विलुप्त हो जाने से, पानी की कमी की वजह से यहाँ से लोग पलायन कर गए और अन्यत्र कहीं चले गए। तो ये बात आपने देखी कालीबंगा सभ्यता को लेकर के। तो कालीबंगा सभ्यताओं को लेकर के मुख्य बात
अगर की जाए तो कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ काली मिट्टी की चूड़ियाँ। इसका उत्खनन को लेकर के बात की जाए तो उत्खनन दो व्यक्तियों ने किया था, बीबी लाल और बीके थापर। खोज की बात की जाए तो खोज किया था अमलानंद घोष ने। तो खोजकर्ता अमलानंद घोष, उत्खननकर्ता बीबी लाल और बीके थापर हैं। वर्तमान स्थिति इसकी है राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला, घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता त्रिस्तरीय सभ्यता है, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा समकालीन और हड़प्पा के बाद में। इसके उपनामों की बात करें तो काशी युगीन सभ्यता कहते हैं, नगरीय कहते हैं, मात्र सत्तात्मक कहते हैं। समय की बात है जो रेडियो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर तय किया गया है, 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। विशेषताएं, यहाँ से हमें भवन मिले हैं जो कच्ची ईंटों से निर्मित है किंतु बाद में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। नालियाँ लकड़ियों से निर्मित थी। भूकंप के विश्व में पहली बार साक्ष्य जिस सभ्यता से प्राप्त हुए उस सभ्यता का नाम है कालीबंगा सभ्यता, जिसका आधार मकानों में पाई गई दरार। अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श, प्रथम बार शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, मिश्रित कृषि के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य और मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर हमें जिस सभ्यता से मिली उसका नाम था कालीबंगा सभ्यता। यहाँ से हमको 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। अग्नि वेदिकाओं में राख के साथ साथ पशु अस्थियों के भी साक्ष्य मिले हैं जो हमें पशु बलि की ओर इशारा करते हैं। नगर नियोजन कालीबंगा सभ्यता 2 भागों में विभाजित थी, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी ऊपरी और पूर्वी निचले स्थल पर था। समाधान की प्रक्रिया 3 प्रकार की, कलश समाधान, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान। और पतन के कारण में हम सभ्यता के बारे में देख चुके हैं कि बाढ़, नदी मार्ग परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन की वजह से लोग अन्यत्र कहीं पलायन कर गए। तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को लेकर यह मेरा पहला वीडियो था। अगर आप अपने कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, कोई सुझाव वगैरह।